मास्क उतार दीजिए आपका। आप ग्रेड थर्ड टीचर हैं। जी सर। कई बार ये देखने को मिलता है कि जब जो तृतीय श्रेणी अध्यापक होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी पोस्ट पे हैं, तो वो कहते हैं थर्ड ग्रेड टीचर। जी ये थर्ड ग्रेड टीचर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? जी सर यूजुअली जैसा आप देखते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर जो है वो फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाता है उसको हमने ग्रेड वाइज डिसाइड किया है कि उसको हम थर्ड ग्रेड टीचर बुलाते हैं। और ये जो श्रेणियां हैं वो विभागीय श्रेणियां हैं सर। ऐसी विभाग ने कहा है कि थर्ड ग्रेड टीचर होगा। सर मैं तो ऐसा इसको इस तरह से समझता हूँ कि जो क्वालिटी है उसका एक मेजरमेंट यूनिट है कि जो अच्छा पढ़ाता है वो ग्रेड फर्स्ट, जो बुरा पढ़ाता है वो सेकंड, और जो वर्स है वो थर्ड ग्रेड। सर ये सोचने का हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। जो इस प्रोफेशन में नहीं है वो ऐसा सोच सकता है सर, लेकिन जो है उसे पता है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत है वो शायद थर्ड ग्रेड में है। उसके बाद शायद मेहनत का वो लेवल उतना नहीं रहेगा जितना मेहनत हम थर्ड ग्रेड में करते हैं, उतना नहीं रहेगा सर। आपने बीएसटीसी भी किया है और बीएड भी किया है। जी सर। क्या मूलभूत अंतर है दोनों में? सर बीएसटीसी जो पहले हुआ करती थी, जो मैंने 2009 में किया था, तो 2 वर्ष का था। समय का अंतर था। बीएड तब 9 महीने की होती थी सर। उसके 9 बाद महीने की होती थी। जी सर 9 महीने ही होते थे सर। उसके बाद अभी दोनों ही सेम हैं, 2 वर्ष के होते हैं। उसमें जो हमें सिखाया जाता है वो फर्स्ट टू फिफ्थ आपको स्कूल कैसे चलाना है, बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शंस रहेंगे, क्या स्किल्स आप यूज़ में लेंगे, बेसिकली उस पर फोकस होता है। जबकि जब बीएड करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि जब बड़े बच्चे आपके सामने होंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी और साइकोलॉजी वाइज आप क्या चेंजेस खुद में लाएंगे और कैसे बच्चों से डील करेंगे। तो दोनों में जो इसको स्टूडेंट टीचर का रेशियो है जी सर। उसमें कुछ अंतर है? सर रेशियो आरटी के थ्रू चेंजेस हैं, जो फिक्स रेशियो है वो किया हुआ है। 40 बच्चों पर एक अध्यापक रहता है। और वरिष्ठ का सर मुझे ध्यान में नहीं है, सॉरी सर। अभी कौन सी स्कूल में हैं आप सर पोस्टेड? अभी मैंने 8-10 दिन पहले सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में। अच्छा, आप लेक्चरर हो गए जी हैं। सर। तो अभी आप ग्रेड थर्ड से ग्रेड फर्स्ट हो गए हैं। जी सर। एक टीचर और एक लेक्चरर में क्या अंतर होता है? बेसिक बात बताइए मुझे। जी सर। सर टीचर ये खाली शब्द का अंतर है सर, ज़्यादा अंतर नहीं है। टीचर जो है उसका काम टीचिंग से रिलेटेड हम मानते हैं, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी वही काम करता है सर। पर वहाँ पर लेक्चर मेथड्स हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, इसलिए शायद हमने ये टर्म लेक्चरर यूज़ में लिया है सर। अदरवाइज कोई अंतर नहीं मेथड्स है एंड सर। टेक्निक्स को लेकर कोई इशू नहीं, कोई चेंजेस, कोई नहीं सर, डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बड़े चेंजेस कुछ भी नहीं होते सर। खाली बच्चों को लेकर हमारी साइकोलॉजी कि वहाँ छोटे बच्चे हैं और वहाँ पर बड़े बच्चे हैं, तो लेक्चर मेथड से जनरली काम हो जाता है, ऐसा माना जाता है सर। तो आपको ये शिक्षा विभाग रास नहीं आ रहा है अभी? नहीं सर, ये बहुत अच्छा विभाग है, ऐसा नहीं है कि रास नहीं आ रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ आना क्यों चाह रहे हैं आप? सर। इसके 2-3 रीज़न हैं सर, कोई एक रीज़न नहीं है कि यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। सर पहला रीज़न तो ये है कि जब हम 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो यूजुअली जो परिवेश है हमारा, वहाँ साइंस फैकल्टी थे ही नहीं। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा था कि आर्ट्स ले लेना है। और उसमें जब हायर के बारे में सोचते थे तो 1-2 नाम सुने थे सर, एसडीएम सुना था, आईएएस सुना था, तो उसको लेकर एक आकर्षण हो गया। सेकेंडरी सर, जब इस जॉब के बारे में सोचा तो इसका नेचर काफ़ी मिलता जुलता लगा अपनी पर्सनैलिटी से, तो सोचा कि इसको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद सर फाइनेंशियली एक सेटअप चाहिए था, फैमिली को भी खुद को भी, इसलिए टीचिंग जॉब चूज़ किया। अभी फर्स्ट ग्रेड में क्या सब्जेक्ट है आपका? सर हिंदी है। हिंदी है। जी सर। और कब हुआ आपका इसमें ग्रेड थर्ड में कब बने आप? सर 2015 से। 15 से ग्रेड थर्ड में। जी सर। फिर भी आपने फर्स्ट ग्रेड जो किया। जी सर। ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय रहे आपके? सर मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर था और हिस्ट्री था। संस्कृत, हिस्ट्री। हिस्ट्री। जी सर। ठीक है। अच्छा, अभी नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो कॉन्फिडेंस आपका दिखा रहा है हमें, क्योंकि आपने बहुत ही तन्मयता से अपने तृतीय श्रेणी जो शिक्षिका रही आप, तो बहुत तन्मयता से आपने वहाँ पे कार्य किया है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। जी सर। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप क्या आपको अच्छा लग रहा है कि ये जो आया है ये बड़ा अच्छा है? जी सर। सर इसमें 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इसमें पहली चीज़ जो है, हमने सब्जेक्ट का डिवाइडेशन जो है, सब्जेक्ट लेने की जो स्ट्रीम्स हैं
उसको हमने बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया है सर। तो अगर कोई इन केस अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आती है कि उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी अच्छे लगते हैं और साथ में उसे मैथ्स भी अच्छा लग रहा है, तो वो उसको एक वहाँ पर बेनिफिट हो जाता है कि वो हर अप्रोच अपनी ले सकता है। दूसरा सर जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी ऐसा माना जा रहा है कि जीडीपी का हम 6% खर्च करेंगे। हालांकि फुलफिल होने में अभी इसमें समस्याएं आ सकती है, लेकिन ये जो एक अप्रोच हम पुराने लगा कर आए हैं, इस बार लगता है कि ये फुलफिल हो सकेगी सर। और तीसरा जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इसका लगा है सर, टेक्नोलॉजी का जो हमने कोरोना के बाद यूज़ किया है उसे पूरा इम्प्लीमेंट करने का एक मेथड इसमें बताया गया है सर। ठीक है। और ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ये क्या है? सॉरी सर। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ये इसमें एक प्रावधान है, किस प्रकार से रहेगा? सर मल्टीपल एंट्री जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है सर, ये वो है जो हम सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात कर रहे थे कि आप कोई से भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और एग्जिट का मतलब सर शायद सर्टिफिकेटेशन से है कि आपने अगर बीच में कोई कोर्स छोड़ दिया है तो उसके बाद भी आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके का ABC ग्रेड में सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं सर। ABC ग्रेड में? जी सर। अभी एक नया कॉन्सेप्ट उभर करके आया है बड़े शहरों में कि जो घरेलू पोल्यूशन है, डोमेस्टिक जो पोल्यूशन है बहुत बढ़ रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये डोमेस्टिक पोल्यूशन का? सर डोमेस्टिक पॉल्यूशन में अगर हम भौतिकता की तरफ देखें तो जो कचरा हम घर में कर रहे हैं, पहला पॉल्यूशन तो वही है। और अगर हम इथिकल वैल्यूज में देखें तो घरेलू हिंसा जो है वो भी एज ए पार्ट ऑफ पॉल्यूशन ही हुआ। हिंसा अलग विषय है, केवल आप तो इतना घरेलू प्रदूषण मान के चले। जी सर। उस विषय, उस कॉन्सेप्ट में आप इसको समझाएं। सर घर परिवार में जो गीला और सूखा कचरा का जो कंसेप्ट है हमारा, जो गीला कचरा और सूखा कचरा जो हम अलग अलग नहीं रखते हैं, एक साथ रखते हैं, या प्लास्टिक जो है उसको लेकर जो घर परिवार में जनरल पॉल्यूशन वाली चीज़ें होती है उसे घरेलू पॉल्यूशन में रखा गया है। अच्छा, अभी आप टीचिंग में हैं? जी जी। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए, टीचिंग का आपका जो भी करंट प्रोफेशन है टीचिंग, इसका आप सिविल सर्विसेज में कहाँ और कैसे उपयोग लेंगे? सर क्योंकि अभी से हमारी विचारधारा बन गई है, जब उस सर्विसेज में जाने की तो स्वाभाविक है जो हमारे साथ अभी है वर्तमान में उसका हम कहीं ना कहीं उपयोग बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उसमें जाना चाहते हैं। तो ऐसा आपको कहाँ लगता है या करंट प्रोफेशन से इंस्पायर होके कि आप सिविल सर्विसेज में इसका उपयोग ले सकते हैं? हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर जो है वो एक लघु प्रशासक के रूप में काम कर सकता है, करता भी है। जो मैनेजमेंट है वो स्कूल मैनेजमेंट करता है और यहाँ पर दायरा बड़ा हो जाएगा सर। तो मैनेजमेंट जो स्किल है वो वहाँ से हमने सीखी है। दूसरा सर सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जहाँ हम छोटे बच्चों से लगाकर उनके पेरेंट्स सबसे डील कर रहे हैं, तो वही क्षेत्र इधर बढ़ जाएगा, डीलिंग वही रहेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मुझे इस सेक्टर में काफ़ी मदद करेगी। ये दो चीज़ें मेनली मुझे हेल्प करेगी। अच्छा, बीच में अभी आपने ये भी बताया था मेरी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता आपको लगता है, तो ऐसे क्या पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आपको लग रहा है कि प्रोफेशन में से मिलता जुलता है या मैं इसमें बेहतर कर पाऊँगी? मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बात करती हूँ लोगों से तो कई बार मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेती हूँ, ताकि लोग उससे, अगर मेरी बातों से वो सहमत हैं तो बहुत इजीली मेरे को उनकी सहमति मिल जाती है। दूसरा मैम जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अब तक बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से किया था, चाहे वो बहुत छोटी जिम्मेदारियाँ हो, तो उसको लेकर मेरा एक स्वभाव बना हुआ है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अच्छा, अभी जो प्रोफेशन है उसमें आपके पास टाइम भी रहता है और अपना जो है वर्क लाइफ बैलेंस कर सकती है दोनों तरफ, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर में। इस सिविल सर्विस में प्रशासनिक सेवा में आते समय हो सकता है कि वो समय आप नहीं निकाल पाएं, या किस तरीके से अपनी आने वाली स्थिति को मैनेज कर पाएंगे? मुझे लगता है कि जो अब तक मैंने मैनेज किया है वहाँ से जरूर कुछ न कुछ सीखा है। इसके अलावा मैंने अपने घर परिवार में अपने सीनियर्स ऐसे कई लोगों को देखा है जो बीइंग अ वुमन बहुत अच्छे काम करती है, और बहुत दूर नहीं अगर मैं जाऊँ तो मैंने अपनी मदर को देखा है जिन्होंने अपनी फैमिली को और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, चाहे वो बाहर का काम है, घर का काम है, या वित्तीय डिसीजन भी अगर कोई फैमिली में लेने हैं उससे रिगार्डिंग है। इसके साथ अपनी हेल्थ फैक्टर को लेकर वो अभी काम कर रही है, तो मैं उनको देखकर मुझे लगता है कि जब वो कर लेती है, नहीं वो टाइम लिमिटेशन का भी इसमें, क्योंकि कभी भी शाम को रात को कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है तो आपको जाना पड़ सकता है देखने के लिए।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन में अगर हम हैं तो हमें जेंडर चीज को अवॉइड कर देना चाहिए। वो सबको जाना पड़ेगा। अगर वो कोई जेंट्स है तब भी वो जाएगा, अगर कोई वो लेडी है तब भी वो जाएगी। तो एज ए प्रशासक इसमें जेंडर का गेप इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये अपनी इच्छा से ये जॉब चुना है। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपना 100% जैसे भी मेरी जिम्मेदारियां हों मैं पूरी कर सकूँ। आप देवगढ़ से बिलोंग करती हैं। जी। देवगढ़ में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है, कोई नाम आपकी जानकारी में, जो आपके दोनों रुचियों को पसंद करने वाली हो, जो हिंदी से भी जुड़ी हुई थी और राज परिवार से भी जुड़ी हुई थी और आपके जनप्रतिनिधि के रूप में भी रही है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी हैं। आपने कहा कि प्राथमिक शाला का जो टीचर होता है, जैसे सर ने बताया कि वो 3rd ग्रेड होता है और उसके बाद में फिर मिडिल से ऊपर जाने के बाद 2nd ग्रेड और फिर लेक्चरशिप हो जाती है। तो एक कॉलेज के लेक्चरर को अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए कह दिया जाए और वेतन श्रृंखला वही मिलेगी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला टीचर होता है वो ज्ञान के क्षेत्र में कम होता है, इससे 3rd ग्रेड करते हैं? ये तो आर्थिक मामला हुआ ना। ये 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड और लेक्चर ग्रेड जो है ये वित्तीय हो सकता है, ज्ञान का तो नहीं हो सकता, है ना? फिर हिंदी और हिस्ट्री दोनों में से पसंद का सब्जेक्ट कौन सा है? सर अभी हिस्ट्री पढ़े हुए टाइम हो गया, इसलिए हिंदी तो है ना। तो आप मुझे बता सकती है, किसी विद्यार्थी ने आपसे पूछा मैडम सबसे पहली कहानी कौन सी थी हमारे देश में, पहली कहानी कौन सी लिखी गई थी और उसका लेखक कौन था? सर मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद इंदुबाला हमारी पहली कहानी है, मैं श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी माफ कीजिएगा सर। रानी केतकी की कहानी। जी सर, इंशाल्लाह खान। थैंक यू सर। अच्छा, अब आप ये बताइए, खेल के मैदान में आपने राजस्थान से रिप्रेजेंट किया है नेशनल, आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बेटी भी है, मुझे जानकारी है। जितना टीम वर्क बास्केटबॉल की टीम में खेलते समय होता है, स्कूल में भी वैसा टीम वर्क आपको मिला? सर प्रैक्टिकली इतना नहीं हो पाता जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि टीम के पास एक वो स्पिरिट होती है कि स्पिरिट है कि आपको जीतना है, जबकि स्कूल में हम सबका अलग अलग माइंडसेट काम करता है। तो वो स्पिरिट बनाने में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि कभी हो नहीं पाएगी, ऐसी होती है, लेकिन कुछ समय लगता है, कुछ मोटिवेशन फैक्टर काम करते हैं, तब टीम स्पिरिट डेवलप हो पाती है सर, इनिशियली नहीं होती। महिला होने के नाते स्कूल में, स्कूल के माहौल में भयमुक्त रहेंगी या प्रशासन में जाने के बाद में भयभीत रहेंगी, क्या फर्क पड़ेगा? सर मैं दोनों ही माहौल में कभी भय मुक्त ही रहूंगी, भयभीत तो नहीं रहूंगी। चाहे मैं स्कूल में हूँ तब भी मैं एक सर्विस फैक्टर में हूँ और मुझे अपने राइट्स के बारे में जानकारी है, तो इस संबंध में मैं समझती हूँ कि सर मैं भयभीत तो नहीं रहूंगी। और प्रशासन में अगर मैं इन सारे कामों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेती हूँ, भय प्रशासन में रहेगा तो वो काम के प्रति रहेगा कि अगर काम सही से नहीं समझ आता है तो भय बन सकता है सर। समाज में अभी राजसमंद के संदर्भ में देखें तो बहुत सारी कुरीतियां हैं और उसका सीधा संबंध पुरुष और महिला के आपसी समानता का जो बिंदु है उससे जुड़ा है। आप क्या इस बात की समझ रखते हैं कि आज समाज में महिलाओं की स्थिति वैसी नहीं है जैसी संविधान निर्माण करते समय कल्पना की गई थी? जी सर, बिल्कुल उस तरीके की स्थिति तो नहीं है जो हमने कल्पना की थी, लेकिन इस और प्रयास जरूर हो रहे हैं सर। तो अभी कैसा इसकी स्थिति है, कैसी अभी? सर स्थिति जैसा हम मानते हैं सर कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, सरकार की नीतियां बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जहां हमें सबसे ज्यादा बल देने की आवश्यकता है, अगर नहीं, बात करें, हम अपने एक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोसाइटी पर। सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति आज कैसी है? सर आज महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि उन्हें स्वयं के प्रति निर्णय लेने का भी पूरा अधिकार नहीं है, वित्तीय निर्णय लेने का भी पूरा अधिकार नहीं है। कुछ हद तक ये स्थिति है, कहीं कहीं चेंजेस हैं, 100% ऐसा नहीं है, पर कहीं कहीं। राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? सर मुझे एग्जैक्ट डाटा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, 52% के आसपास है। लिंगानुपात क्या है राजस्थान का? सर याद नहीं आ रहा। ये फैक्ट आपकी इस बात से को अप्रूव करते हैं कि महिलाओं की स्थिति तो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप ऐसे प्रोफेशन में आ रहे हैं और उस प्रोफेशन को छोड़ के आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल है। आप अपने आप को समय दे पाएगी, अपने व्यक्तित्व को निखार पाएगी, और एक दूसरा जो प्रशासन है वहाँ पर आपको समय खुद के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको लगता नहीं कि आपका ये निर्णय गलत है?
नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा निर्णय गलत है। अगर मेरे पास और जिम्मेदारियां आएगी तो मुझे लगता है मेरा व्यक्तित्व और अच्छे काम कर सकेगा। समय का मैनेजमेंट भी होगा सर, क्योंकि प्रशासक का एक गुण है कि वो समय को कैसे मैनेज करता है। तो ये व्यक्तिगत गुण है सर कि मेरा टाइम। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ। जी सर। आपको सूचना मिलती है कि आप एसडीएम हैं और आपको सूचना ये मिलती है कि आपके उस एक गांव में एक रेवेन्यू विलेज में आग लग गई है और कुछ लोग हताहत हुए हैं, जान की हानि हुई है। आप वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और आपका ड्राइवर आपको लेके जाता है और पता चलता है कि वह घर उस ड्राइवर का ही था। क्या कल्पना करते हैं और क्या निर्णय लेंगे आप? सर मेरा पहला निर्णय तो ये रहेगा कि आग कैसे बुझाई जाए। अगर इन केस वहाँ पर आग अभी भी है तो पहला निर्णय इंस्टेंट रिएक्शन यही होगा सर कि आग कैसे बुझाई जाए। दूसरा ये होगा सर कि लॉन्ग टाइम में अगर मैं बाद में इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि आग लगने के कारण क्या थे। अगर ये पर्सनलाइज किसी और का किया हुआ है तो मुझे उसकी नहीं, जांच आपके करनी सामने पड़ेगी। सीन क्या बन रहा है? आपके सामने सीन ये बन रहा है कि आपको ड्राइवर लेके गया है अपने ही घर के बाहर और उसी के घर के लोग उसमें जल गए हैं। अब आपके पास, आप कल्पना कीजिए क्या सीन बनेगा और उस कल्पना में आप देखिए कि आपका रोल, आपकी भूमिका और आपकी निर्णय शक्ति क्या रहेगी। किस जजमेंट पे पहुंचेंगे आप? क्या पहली एक्शन? कोशिश यही रहेगी कि जो लोग जल रहे हैं उनको बचाया जाए। इसके अतिरिक्त उस समय और कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा। पहला जिस भी तरीके से बचाया जा सके उन्हीं को बचाना है। दूसरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरे को लेकर गया है उस व्यक्ति को समय रहते अगर सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा मोटिवेशन या सांत्वना या और कुछ जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो दिलवाने का प्रयास रहेगा सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठिए, आप बैठिए। देखिए आप फीडबैक मैम, फीमेल टू फीमेल। हाँ नहीं वो ठीक है, अच्छा रहा ओवरऑल आपका। अपनी बात को आपने अच्छे से प्रेजेंट भी किया है, कॉन्फिडेंट भी रही हैं। और बस ये है कि कुछ प्रश्नों पे थोड़ा सा और जैसे सटीक उत्तर दे सकें, फैक्ट्स ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएं हैं या कुछ इस तरह की, तो अपने उत्तर को और अच्छा बना सकते हैं। बाकी ऐसे सब्जेक्ट आपका अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है आपका, और आपके व्यक्तित्व को भी हम महाराष्ट्र के मुकाबले में मान रहे हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया एक पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। 90 तुले आपके उत्तर थे, अच्छे हैं। कुछ डाटा आप और कलेक्ट करना जो आपके लिए और ज़्यादा लाभदायक होंगे। एजुकेशन से जुड़े हुए सिस्टम जो सर ने पूछा था उस समय आपसे, उस सिस्टम में भी जैसे एग्जिट का जो पूछा, एंट्रेंस का वगैरह, उसमें भी कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो उसको इंटरव्यू के लिए कर लेना, वो आपके लिए लाभदायक होगा। रही बात ये कि सर ने बताया था फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेक्चर ग्रेड, शिक्षक सब शिक्षा देने का कार्य करते हैं, अपने अपने स्तर पे करते हैं। और जिस काबिल जो व्यक्ति होता है, जो जिस वेतन श्रृंखला में होता है, हमारा मानदंड, शिक्षक का मापदंड ये नहीं होता कि प्राइमरी स्कूल का टीचर होगा उसका ज्ञान जो है कॉलेज के प्रोफेसर साहब से कम होगा। अपनी जगह पे वो भी उतना ही मायना रखते हैं जितना वो रखते हैं। तो ये वेतन श्रृंखलाओं के आधार के ऊपर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड होता है, बौद्धिकता के आधार पर नहीं होता है ना। रही बात शिक्षण प्रशिक्षण की बात, प्रशिक्षण आपने उस वक्त में लिया, पहले तो BSTC कर लिया आपने, उसके बाद में आपने B.Ed कर लिया, और अगर उसके बाद भी जरूरत होती तो M.Ed भी करते आप, है ना। और एक अच्छी खिलाड़ी हो, और अच्छा खिलाड़ी होता है वो टीम वर्क, परिस्थितियों से समझौता करने की ताकत रखता है। हम इस वक्त में वर्तमान में हम जानते हैं, हम आपको ये कहना नहीं चाहते, लेकिन जिस दौर से गुजर के आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए जाना है, उन परिस्थितियों को आत्मसात करने के लिए हम गीता पुस्तक और नैतिकता है उसको अपने मन में बना के रखो, पूरा अच्छी तरह से दीजिए आप। बहुत बढ़िया आपका कल्पना शक्ति आपकी और समझ सच में बहुत ही हमें प्रभावित करती है, और आपकी जो ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा जो आपकी बातों से झलक कर गया है, वह वास्तव में प्रशासनिक सेवक में होनी चाहिए, वो हमें वास्तव में महसूस हुआ। थोड़ा सा मुझे इतना सा लगा कि जैसे कुछ नई शिक्षा नीति है, उसको अभी भी आपने पढ़ा नहीं, ABCD ग्रेड की इस प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, उनको थोड़ा सा बहुत हम अच्छे से दिखाना। मुझे बाद में रियलाइज हुआ सर, मैं पढ़ूंगी सर। दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको प्रदूषण के बारे में पूछा, तो वो गीला कचरा, सूखा कचरा, वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं है कि एक लासेट जनरल से एक रिपोर्ट आई है, उसने जो पोल्यूशन है वो वायु प्रदूषण के सेंस में उन्होंने लिया है ना। तो अभी दिल्ली है, बॉम्बे, बड़े जो शहर हैं उनमें प्रदूषण का जो घरेलू प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण उसको मान के चले, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, उनका निवारण क्या हो सकता है,
तो लास्ट जनरल की रिपोर्ट है, उस प्रकार की रिपोर्ट्स करंट इश्यूज को पढ़ना चाहिए ताकि आपको प्रेजेंटेशन और सब कुछ चीज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। आरएस क्यों बने, इसका एक पर्सनल टच वाला जवाब तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसके 3-4 कारण हैं और इस तरह से एक थ्योरेटिकल आंसर हम नहीं लिख रहे हैं। पर्सनल टच हमें देना पड़ेगा, सीधा देना पड़ेगा, क्योंकि सीधा ही इम्पैक्ट करता है। हम उसको आप लिख लें एक बार कि मुझे ये बातें उसमें अपने मूल्य से जुड़ी हुई और अपनी जो इच्छाएं से जुड़ी हुई हैं वो बताएं। ये आपका आंसर अच्छा नहीं था, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, वो ठीक नहीं लगा। दूसरा, थोड़ा सा कोशिश करें कि ये कैजुअल अप्रोच में आ गए थे आप कुछ समय के लिए, उसको सुधार लें। आपका इंटरव्यू कब है? 16 को है, तो आपके पास टाइम है अभी, तो मॉक इंटरव्यू दें। अभी आपके पास टाइम है, आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज दें, जहाँ अवेलेबिलिटी है इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि आपका जो फ्रिक्वेंसी है उस रेंज में आ जाएगी जो वास्तव में रिक्वायर्ड है। जब आपसे कभी महिला समानता, उनकी सशक्तिकरण या इस तरह से सवाल जब पूछे जाते हैं तो हमें ये बताना होता है कि खुद का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, एग्जाम्पल तो नहीं लेकिन उस पद का, कि जब हम बताते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है या समान नहीं है, तब आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहाँ पर ये प्रयास होते हैं। मैं ये बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसके लिए समय चाहिए। और जब कभी हम आंसर दें तो वह कार्य कारण संबंधों पर आधारित होना चाहिए, केवल ऐसे एक लेमैन की लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। एक रिजल्ट उसका निकल के आना चाहिए कि ये कारण है, इससे ये है, या ये कार्य है तो इसका ये कारण है। वो नज़र नहीं आया है, और ये आप तब महसूस कर पाओगे जब वीडियो देखोगे, कि आप खुद देखोगे और पहचान करोगे कि मैं इसको और अच्छे से बता सकती थी पर बता नहीं पाई। तो इसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू देने की ज़रूरत है। और बाकी आपका वो फ्लो चार्ट बन गया होगा, उस पर आप कॉमन क्वेश्चंस बनाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अभी टाइम है आपके पास बहुत सारा।